मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम पहले पेपर में चर्चा कर रहे थे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन में अभी तक हमने इसके अर्थ को जान लिया था, हमने इसके सिद्धांत को जान लिया था, हमने इसके पद को जान लिया था, हमने इसके तत्व को जाना था और चरण को जान लिया था। आज हम चर्चा करेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या होती हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आवलिक गुण, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसमें दोष कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम प्रकार की चर्चा थोड़ी सी करेंगे। उसके बाद अलग अलग क्लास में आपको प्रकार के बारे में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके गुण क्या हैं। अभिक्रमित अनुदेशन को हमने आपको बताया था कि अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो शिक्षा में तकनीकी का प्रथम प्रयोग आप कह सकते हैं। कि जैसे आज हम शिक्षण मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद जो स्मार्ट बोर्ड का हम यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, शिक्षा में तकनीकी है। तो शिक्षा में तकनीकी का यानी परंपरागत जो विधि था पढ़ने पढ़ाने का, उससे हट करके जो पहला प्रोग्रामिंग हुआ वो अभिक्रमित अनुदेशन था। उससे हट करके जो पहला प्रोग्रामिंग हुआ वो अभिक्रमित अनुदेशन था। तो अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में कह सकते हैं आप कि ये शिक्षा में तकनीकी जो आया उसके क्षेत्र में यह पहला प्रयोग था जिसको स्किनर ने लाया। तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता हम कह सकते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। सबसे पहला विशेषता अगर हम इसमें कहें कि यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि यह जो है बालकों के विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, बालकों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है कि बच्चा अपनी स्वगति से यानी अपनी गति से, बच्चे की जो गति होगी, कोई आधा घंटा में सीख जाएगा, कोई 1 घंटा लेगा, कोई दिन भर ले लेगा, बच्चा अपनी गति से। तो जब बच्चा अपनी गति से सीखता है, अपनी योग्यता से सीखता है, अपनी क्षमता से सीखता है, तो वही हो गया क्या, मनोविज्ञान हो गया। बच्चे की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना ही तो मनोविज्ञान होता है। तो इसका मतलब कि ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा हम कह सकते हैं कि यह बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है। बाल केंद्रित क्यों? क्योंकि जब इसमें बच्चों का ध्यान दिया जाएगा तो बच्चे को केंद्र मान लिया गया कि बच्चे की स्पीड क्या है, अपनी स्पीड के अनुसार, बच्चे की आयु क्या है, अपनी आयु के अनुसार, बच्चे की क्षमता क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार, बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो यह बाल केंद्रित शिक्षा माना जाएगा। तो दूसरा हो गया कि यह बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है। तीसरे की अगर हम चर्चा करें तो यह शिक्षण तकनीक पर आधारित है। शिक्षण तकनीक का मतलब कि पहले परंपरागत विधि ही होता था, व्याख्यान ज्यादातर प्रसिद्ध होता था। व्याख्यान और अनुकरण 2 विधियां प्राचीन काल में सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती थी। लेकिन शिक्षण मशीन सिडनी एल प्रेसी ने शिक्षण मशीन का जब आविष्कार किया तो वहीं से लेकर के और ये अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने जब इसका आविष्कार किया तो शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। तो ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह भी शिक्षण तकनीक पर आधारित एक शिक्षण की प्रक्रिया है। इसके आगे अगर कहें कि
कि यह उन विद्यालयों हेतु उपयोगी है। नंबर 4 की अगर हम चर्चा करें, शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों के लिए उपयोगी उसके बाद जहां शिक्षकों की कमी है, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण तरीका है पढ़ाने का, क्योंकि इसमें टीचरों की जरूरत होती नहीं है। कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बच्चे के सामने फ्रेम के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब बच्चा अपनी गति से उसको सीखता रहता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर वह देता रहता है। तो जहां शिक्षकों की कमी है उसके लिए तो ये एक उपयोगी तरीका हो गया। तो इसीलिए यहाँ चौथा पॉइंट कहा गया कि शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें बालक करता क्या है, बालक स्वगति से सीखता है, बालक अपनी गति से सीखता है। फिर कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे टुकड़े जब किए जाएंगे तो बच्चे के सामने प्रस्तुत करने पर बच्चा क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो आसानी से उसको पढ़ लेगा, और जब आसानी से पढ़ लेगा तो उसमें जो उससे संबंधित प्रश्न होंगे उसका वह उत्तर देगा, और इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जितने भी फ्रेम बच्चे के सामने प्रस्तुत किए गए होंगे सभी फ्रेमों को बच्चा पढ़ेगा और धीरे धीरे करके उसके उत्तर वह देने का प्रयास करके आगे बढ़ता चले जाएगा, और पूर्व व्यवहार से वह अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाएगा। यानी कि पहले से जो था उसमें जो परिवर्तन हुआ वो जाहिर होना शुरू हो जाएगा। और इसमें बच्चा जो है पुनर्बलन प्राप्त कर आगे बढ़ता जाता है। फिर आप 8वां कह सकते हैं कि यह जो है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अब अगर हम दोष की चर्चा करें कि इसमें दोष कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला दोष हम कह सकते हैं कि इसमें छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं दिया जाता है। छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं दिया जाता। आवश्यकताओं का ध्यान नहीं दिया जाता का मतलब कि चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे तेज बच्चा हो, चाहे वो कमजोर बच्चा हो या सामान्य बच्चा हो, सबके लिए एक ही फ्रेम होगा, एक ही प्रश्न होगा। तो जो तेज बच्चा होता है उसके लिए तो बहुत आसान चीज़ है, जो सामान्य बच्चा होगा उसके लिए भी थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा होगा उसके लिए भी वही चीज़ है, और जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसके लिए भी वही चीज़ है। तो इसमें जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसका ध्यान तो कहीं से भी नहीं दिया जाता। इसमें हम दूसरा दोष कह सकते हैं कि जो फ्रेम होता है, फ्रेम का निर्माण जो होता है वह कठिन कार्य होता है। फ्रेम का निर्माण वह कठिन कार्य होता है। फ्रेम का निर्माण कठिन कार्य होता है। उसको कोई प्रशिक्षित अध्यापक ही फ्रेमों का निर्माण, फ्रेमिंग उसको कर सकता है, और उसके प्रश्नों को गढ़ करके वह बच्चे के सामने प्रस्तुत कर सकता है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि इसमें अनुशासनहीनता की कमी
हो सकती है। क्योंकि टीचर तो रहेगा नहीं, और टीचर जब नहीं रहेगा तो इसका मतलब वहाँ अनुशासनहीनता हो सकता है। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र इस पर कम ध्यान देते हैं। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं हो गई, ये अभिक्रमित अनुदेशन के दोष हो गए। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार आगे पढ़ना है, एक एक प्रकार एक एक वीडियो में। अगर मान लीजिए परीक्षा आपकी 2 तारीख से होगी तो आज शाम तक वीडियो हम तीनों का अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो भी चर्चा होगी उसको हम करेंगे। लेकिन अगर परीक्षा टलती है तो थोड़ा सा डिटेल करके हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे जब आप क्लासरूम में बैठिए तो कुछ चीज़ें आपको याद भी रहें। अब यहाँ कुछ आपको रटना रटाना नहीं है। सबसे पहले कि जब ये नई पद्धति आई तो मनोवैज्ञानिक तो होना ही था, क्योंकि आपकी 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आ चुका था। तो जब नई पद्धति है तो निश्चित रूप से इसमें मनोविज्ञान का प्रयोग होना ही था। तो बाल केंद्रित जब मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ तो ये बाल केंद्रित माना जाएगा। जब ये बाल केंद्रित माना जाएगा तो तकनीकी पे आधारित हो गई, क्योंकि शिक्षण मशीन का प्रयोग एक तरीके से ये हो गया। शिक्षकों की कमी जहाँ होगी वहाँ पे ये जो मॉडल है ये ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इस प्रकार से आप इसके गुण और दोष को आप जान सकते हैं। तो इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर आप कहें तो एक वीडियो जो है इस तरीके का बन जाए कि जिसपे कि हमको अगर प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर हम किस रूप में देंगे। परंपरागत रूप जो होता है वो आपने क्या किया कि आप गाइड खरीदे, आपने गाइड को पढ़ा, उसमें है अगर विशेषताएं पूछ लिया तो विशेषता आपको ऐसे मिल जाएगा, विशेषता आपको ऐसे मिल जाएगा। अब इसी चीज को आप छोटा छोटा कर सकते हैं। छोटा छोटा करने का मतलब कि जैसे हम इसी को छोटा कर दें। छोटा करने का मतलब कि यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है तो हम लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति, शिक्षण तकनीक पर आधारित, शिक्षकों की कमी यानी कि शिक्षक विहीन विद्यालयों के लिए उपयोगी या शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों के लिए उपयोगी, स्वागत से बच्चा सीखता है। तो इसको छोटा छोटा करके और हम कोई एक स्ट्रक्चर बना दें, कोई एक स्ट्रक्चर बना दें। जैसे हमने मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे इसी को हेडिंग के रूप में हम हेडिंग के रूप में लेकर के मतलब छोटा करके और इसको हम इस रूप में यहाँ प्रेजेंट कर दें। ऐसे इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट यहाँ ऐसे प्रेजेंट कर दें। अब इससे होगा क्या कि आधा पेज में तो आपका या एक पेज में आपने यही स्ट्रक्चर की ओर बना करके और इसको समझा दिया कि अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और अगर नीचे मान लीजिए जगह बचा तो आप सबको एक साथ डिटेल कर सकते हैं। अब मनोवैज्ञानिक है तो 2 लाइन लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक कैसे है, अगर बाल केंद्रित है तो उसको लिख सकते हैं 2 लाइन बाल केंद्रित कैसे। तो इससे होगा क्या कि जो आपका एक टेंशन है कि हम कितने पेज में लिखें, ये टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि आधा पेज एक पेज तो यही ले लेगा। कि जब इसको आप पेपर में बनाएंगे इस तरीके से कापी पे अपने बनाएंगे तो आधा पेज तो ये बनाने में ले लेगा। और जब इसके यहाँ लिखेंगे कि ये बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित है, ये जो है शिक्षण तकनीक पे आधारित है, शिक्षण तकनीक पर आधारित है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये पूरा पेज तो ये ले लेगा। और पूरा पेज ये ले लेगा तो टीचर जो एग्जामिनर चेक करेगा वो भी जानेगा कि हाँ इसको तो हेडिंग तो पता है सब कि हाँ लिखा हुआ है। और इसको जब आप डिटेल करेंगे एक एक 2 लाइन डिटेल करेंगे तो एक पेज तो अपने आप ही ले लेगा। तो इसमें 2 पेज पे आप पहुंच गए। जहां आपको लगता है कि इसको डिटेल भी करना है तो इस तरीके से आप डिटेल कर दीजिएगा, नहीं तो आप स्ट्रक्चर बना के उसकी विशेषता, उसके लाभ, उसके गुण, उसको दोष, उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व को आप इस तरीके से वर्णन कर सकते हैं। तो आप ये जो यहाँ पे ये बनाया गया है कई तरीके से बन सकता है, उसी को आप सीख लीजिए और आप वहाँ जाके स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। ठीक, तो इस पे भी चर्चा एक दिन एक क्वेश्चन लेकर के हम चर्चा कर देंगे कि किस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।